अस्सलाम वालेकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूँ वजीहा बतूल और मैं हूँ फाइका मौज़म। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताते हैं कोरोना की नई किस्म पाकिस्तान में तेजी से फैलने लगी। ओमिक्रॉन कराची में पंजे गाड़ने लगा। माहिरीन सेहत ने खबरदार कर दिया। 10 नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद शहर कायद में कुल तादाद 54 तक पहुंच गई। नए वेरिएंट का फैलाव तेज हुआ तो कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 7% तक बढ़ गई। पंजाब में भी ओमिक्रॉन बेकाबू हो गया है। मुल्क में ओमिक्रॉन के केसेस में तेजी से इजाफे पर तिब्बी माहिरीन ने तशवीश का इजहार किया है। डॉक्टर्स का कहना है कि कराची में केसेस रोकने के लिए सख्त इकदाम करना होंगे। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर में कमी आई तो नए वेरिएंट ने तशवीश फैला दी। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन के मस्बत केसेस की तादाद तेजी से बढ़ने लगी। मोहलिक वबा की 5वीं लहर का आगाज कराची से हो गया। शहर में 10 नए मरीज सामने आने के बाद मजमूई तादाद 54 हो गई। सूबाई महकमा सेहत के मुताबिक तमाम केसेस लोकल ट्रांसमिशन के जरिए फैले। माहिरीन सेहत के मुताबिक कराची में ओमिक्रॉन जंगल की आग की तरह फैलने लगा। नए वेरिएंट के फैलाव के बाद कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 7% तक बढ़ गई, जबकि वैक्सीनेशन की शरह सिर्फ 40% है। उधर पंजाब में भी ओमिक्रॉन के 36 नए मरीज सामने आ गए, जिसके बाद मजमूई केसेस की तादाद 117 हो गई। 33 मुतासिरीन का ताल्लुक लाहौर से है। इस्लामाबाद में भी SOPs की खिलाफ वर्जी के नताइज सामने आ गए। मजीद 16 अफराद में नए वेरिएंट की तस्दीक हो गई। मुतासिरीन की तादाद बढ़कर 100 तक पहुँच गई। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक मुतासरा अफराद ने कोरोना वैक्सीन की डोज नहीं लगवाई थी। महकमा सेहत ने कोरोना की 5वीं लहर के फैलाव में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर करते हुए आवाम से मास्क पहनने, समाजी फासले की पाबंदी को बरकरार रखने और वैक्सीनेशन की हिदायत की है। कराची में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल पर इंतजामिया हरकत में आ गई। वज़ीर आला सिंध की ज़िर-सदारत सूबाई हुकूमत की कोरोना टास्क फोर्स का इजलास हुआ। मुराद अली शाह ने सिंध में वैक्सीनेशन के अमल को तेज करने की हिदायत कर दी। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे खावर हुसैन से। जी खावर, बताइएगा ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इस हवाले से सिंध हुकूमत क्या इकदाम करेगी अब? जी बिल्कुल, आज भी मज़ीद 10 केसेस रिपोर्ट हुए हैं ओमिक्रॉन के, जिसके बाद कराची में ओमिक्रॉन के मरीज़ों की तादाद 54 हो गई है। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, चूँकि ये जितने भी केसेस अब तक रिपोर्ट हुए हैं वो तकरीबन लोकल ट्रांसमिशन के ज़रिए फैले हैं, जो कि अलार्मिंग सिचुएशन है। यानी इन जो मरीज़ जो तशख़ीस हुई है जिनमें ओमिक्रॉन की, इनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। इसका मतलब ये है कि शहर में ओमिक्रॉन तेज़ी से फैल रहा है और मुख्तलिफ लोगों को अपना शिकार कर रहा है। ये इस सूरत हाल को देखते हुए आज सिंध हुकूमत ने भी एक अहम इजलास कोरोना टास्क फोर्स का बुलाया था, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया था। दोबारा से शहरियों से दरख्वास्त की गई है कि वो SOPs पर अमल दरामद करें, मास्क का इस्तेमाल करें, उसके साथ ही साथ वैक्सीनेशन करवाएं ज़्यादा से ज़्यादा, और जिन लोगों ने पहले वैक्सीनेशन करवाई थी वो बूस्टर का डोज जो है वो लाजमी लगवाएं, चूँकि जिस तरह से तेज़ी से ये वेरिएंट दुनिया भर में फैला है, जिस तरह से यूरोप में और अमेरिका में इसने अपने पंजे गाड़े हैं, तो कराची में अगर इसी तरीके से ये फैला तो बहुत जल्द कराची में मरीज़ों की तादाद जो है वो हज़ारों और फिर लाखों में भी जा सकती है। तो उसके लिए अभी से ही इक़दाम करने होंगे। शहरियों को SOPs पर अमल दरामद करना होगा, मास्क का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा, क्योंकि अब देखने में यह है कि जिस तरह से कोरोना के केसेस कम हुए थे तो शहरियों ने मास्क उतार दिए हैं, SOPs पर कहीं भी अमल दरामद नहीं हो रहा है, तो अब दोबारा से एक सूरत हाल अलार्मिंग है। जी, कराची में ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, शहरियों को एहतियात की ज़रूरत है। खावर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेरे सदारत NCOC का इजलास हुआ। इजलास में बताया गया कि कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2% से बढ़कर 6% तक पहुंच गई है। इजलास में आवाम को हिदायत जारी की गई हैं कि आवाम को 5वीं लहर के फैलाव से बचने के लिए वैक्सीन लगवाएं, मास्क पहनें और समाजी दूरी बरकरार रखें। वैक्सीनेशन करवाने वाले अफराद ओमिक्रॉन से कम मुतासिर होते हैं। इजलास में वबाई मर्ज के चार्ट के दादोशुमार, कौमी वैक्सीन की हिकमत अमली और मुल्क भर में बीमारी के फैलाव पर तबादले ख्याल किया गया। मुल्क भर से लोग हमारे अस्पतालों में इलाज के लिए आते हैं। हमारे अस्पतालों में मुफ्त इलाज हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि सेहत कार्ड PTI हुकूमत की शोबे सेहत में नाकामी का एतराफ़ है। मुल्क में कोरोना की 5वीं लहर के फैलाव के हवाले से उनका कहना था कि सिंध में 2.5 लाख लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने शहरियों को मास्क पहनने और वैक्सीन लगवाने की हिदायत भी कर दी।
आज भी डॉक्टर्स ने यही कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचने के लिए जो सबसे मौसर, सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है वो ये मास्क है। पिछले 24 घंटों में सूबा सिंध के अंदर हमने 2.5 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई है। मैं समझता हूँ कि सेहत कार्ड भी एक बहुत बड़ा स्कैम है। ये सेहत कार्ड लाना इस बात का सबूत है कि पीटीआई इस बात का एतराफ़ करती है कि वो पब्लिक सेक्टर अस्पतालों को अपनी हुकूमत में ठीक नहीं कर पाई है। हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि सिंध सेहत कार्ड इशू नहीं कर रहा। मैं आपको बताऊंगा कि सिंध सेहत कार्ड क्यों इशू नहीं कर रहा, और उसकी वजह यह है कि सिंध ने अपने हेल्थ के निज़ाम को, सरकारी अस्पताल के निज़ाम को बेहतर बनाया। हमारे अस्पतालों में मुफ्त इलाज हो रहा है शहरियों का। बिजली की बढ़ती कीमतों पर कराची के शहरियों पर एक बार फिर बिजली गिराने की तैयारी कर ली गई है कि इलेक्ट्रिक ने एडजस्टमेंट के नाम पर इजाफी रकम की वसूली को मामूल बना लिया। नेपरा में बिजली की कीमत में 5 रुपये 50 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली गई। अथॉरिटी अदादोशुमार का जायजा लेने के बाद फैसला जारी करेगी। इलेक्ट्रिक ने इजाफा 1 सहमाही और 1 माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा है। ज़राए के मुताबिक सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली 4 रुपये 80 पैसे तक महंगी होने का भी इम्कान है। इस्लामाबाद से देखिए सौली अब्बासी की ये रिपोर्ट। के इलेक्ट्रिक की बिजली महंगी करने की दरखास्त पर नेपरा ने समाअत की। दौरान समाअत चेयरमैन नेपरा ने रिमार्क्स दिए कि के इलेक्ट्रिक महंगी बिजली के यूनिट्स पर ही क्यों दरखास्त करता है, आप अपने सस्ते यूनिट्स को क्यों नहीं छेड़ते। नेपरा ने हिदायत की कि तकनीकी चीजें अपनी जगह, तहरीरी तफसीलात नेपरा को दें। दौरान समाअत कराची के सनती सार्फिन बिजली की कीमतों में इजाफे पर फट पड़े। कहा सनतें बंद हो रही हैं, बिजली महंगी हो रही है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बिजली की कीमतें बढ़ने की सूरत में नेपरा ऑफिस के सामने धरना देने का ऐलान किया। नेपरा हुक्काम ने बिजली की कीमतों में इजाफे से मुतल्लिका दरखास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली। अथॉरिटी अदादोशुमार का जायजा लेने के बाद फैसला जारी करेगी। सेमाई एडजस्टमेंट की मद में बिजली 4 रुपये 80 पैसे तक महंगी, जबकि नवंबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 75 पैसे का रिलीफ मिलने का इम्कान है। साले अब्बासी, GTV न्यूज, इस्लामाबाद। क्या IMF ने PTI को LNG टर्मिनल्स न लगाने या सस्ती LNG न खरीदने का कहा था? साबिक वजीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने सवाल उठा दिए। कहा क्या IMF ने फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा करने और TND नुकसानात में इजाफा करने की शर्त रखी थी। बिलों की वसूली में कमी या मेरिट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी करने को कहा था। PTI की नाअहली IMF डिक्टेशन की वजह है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को सार्फिन के लिए मज़ीद जवाबदा बनाने के लिए लेस्को आज लाइट के नाम से एक फ़ोन ऐप लॉन्च करेगा। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अजहर ने अपने ट्विटर बयान में कहा कि ऐप के ज़रिए शिकायत दर्ज करना, शिकायत का पता लगाना, बिलिंग की मालूमात, नए कनेक्शन के लिए दरखास्तें, टैक्स सर्टिफिकेट वगैरह का हुसूल मुमकिन होगा। एप्लीकेशन के पहले मरहले में सिर्फ एंड्रॉयड के लिए दस्तयाब होंगी। हमाद अजहर ने मज़ीद कहा कि चंद हफ्तों में इसे आईफोन्स के लिए भी काबिले इस्तेमाल बना दिया जाएगा। कराची में बिजली की कीमत मुमकिना इजाफे को शहरियों ने मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि नेपरा ने ड्रामा रचाया है, थोड़े दिनों बाद किसी भी वजह से कीमतें बढ़ जाती हैं। अब बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। इसी हवाले से शारिका कमाल की रिपोर्ट देखिए। के इलेक्ट्रिक की जानिब से हर माह इजाफी बिलों की वसूली पर कराची वाले बिल उठे। बिजली की कीमत में मुमकिना इजाफे को शहरियों ने मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि ये क्या ड्रामा है, अब तो सिर्फ तन पर कपड़े बचे हैं, आखिर हम कहाँ जाएं? अब यो बढ़ा रहे हैं तो मालूम ही नहीं, बस बढ़ा दो। इधर तो गरीब आदमी तो मर रहा है ना, खाने को कुछ है नहीं। जो सामान 3000 का आता था वो आज 6500 रुपये का सामान आ रहा है, कहाँ से करें पूरा। अब KC ने पूरी कराची का तांबा खा लिया, पूरे गोदामों के स्टोर खाली कर दिए, तब भी उसका पूरा नहीं हुआ। तो अवाम, मैं और आप पूरा करेंगे तो ये तो हमें नीलाम करते। बिजली बढ़ाने का ये ड्रामा कब ख़त्म होगा? हम तो तंग आ चुके हैं। हर बार देखें यूनिट पे ये पैसे हैं, यूनिट पे ये कर लेते हैं, तो ये हर बार का ड्रामा मतलब ये कब ख़त्म होगा? के इलेक्ट्रिक ने एडजस्टमेंट के नाम पर इजाफी रकम की वसूली को मामूल बना लिया। हर माह बिलों में गुज़श्ता महीनों की एडजस्टमेंट के नाम पर इजाफी रकम शामिल कर दी जाती है। अवाम कहते हैं कि इदारे मिली भगत से लूट मार का सिलसिला बंद करें। बिजली की कीमत इसी तरह बढ़ाई जाती रही तो हम मजबूर हो जाएंगे कि बिल अदा करना बंद कर दें। आपको बताएं, मुल्क की लूटी दौलत वापस लाने में नाकाम रहे।
वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में बड़ा एतराफ़, कहा अवाम जानते हैं कि एहतसाबी अमल पूरा नहीं हुआ, यकीन दिलाते हैं इससे पीछे भी नहीं हटेंगे। वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान में मुआशी और सियासी इस्तेहकाम है, अशिया खुर्दनोश की कीमतें कम होना शुरू हुई हैं, उम्मीद है बिजली की कीमतें भी नीचे आना शुरू होंगी। जो चीज़ें हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं उनकी कीमतों पर इख्तियार नहीं है। हम पे ये तनकीद है कि हम अभी तक पैसे वापस नहीं ला सके, जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और जो बाकी जरदारी साहब ने, ओमनी ग्रुप ने, इनमें से बहुत सारे पैसे वापस आए भी, लेकिन उसको जो मरकज़ी मुल्ज़मान है चूँकि वो बाहर हैं तो लोग, आम आदमी इस प्रोसेस से मुतमईन नहीं है। अगर आप ये कहेंगे कि इस तरह से कोई ब्लैकमेल होगा और केसेस जो है उनमें रिलीफ दे देंगे, इमरान खान दे देगा या पीटीआई इससे पीछे हट जाएगी, तो ये तो नहीं होना। फाइनेंस बिल है उसको हम पास करवाने जा रहे हैं, उससे ये जो एक डॉलर वगैरह के इश्यूज चल रहे थे, जो महंगा हो रहा था, उसमें इस्तेहकाम आएगा। महंगाई में हमने देखा है कि जो कमोडिटी प्राइसेस हैं वो नीचे आना शुरू हो गई हैं। जो हम पैदा नहीं करते उसकी कीमत हम तय नहीं कर सकते, हम तो सिर्फ वही चीज़ों की कीमत तय कर सकते हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर पैदा होती हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें पैदा हो रही हैं उनकी कीमत इस वक्त इस रीजन में सबसे कम है। बाकी तो बाहर अगर कीमत ऊपर जाएगी तेल की तो आपको ऊपर करनी पड़ेगी, नीचे आएगी तो आप उसको जो है वो नीचे कर देते हैं। ये हुकूमत अपनी नाअहली मानने को तैयार नहीं। नालायक हुकूमत की वजह से लोगों की मुश्किलात बढ़ी हैं। आटा, चीनी और दीगर अशिया तारीख में सबसे ज़्यादा महंगी हुई हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पीटीआई में नालायकों की भरमार है। ये लोग कहते हैं हम सिंध में हुकूमत बनाएंगे, सिंध में भी इन लोगों का वही हशर होगा जो पख्तूनख्वा में हुआ। जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो सब ये कह रहे हैं कि पीटीआई का जो आईएमएफ की जानिब से दिया गया मिनी बजट है वो मुल्क दुश्मनी है। स्टेट बैंक को कानून में तरमीम करके जिस तरह हुकूमत के कंट्रोल से निकाला जा रहा है वो मुल्क दुश्मनी है। जो इकदामात इस नालायक नाइल सिलेक्टेड हुकूमत ने किए हैं, जिसकी वजह से महंगाई बेपनाह बढ़ी है, बेरोजगारी बेपनाह बढ़ी है, लोगों के मुश्किलात बेपनाह बढ़े हैं, उसकी वजह से मुल्क को खतरात हैं। जो अपनी कोताहियों को मानने को तैयार नहीं है, लोगों की जिंदगी इन्होंने अजीरन कर दी है और वो लोकल गवर्नमेंट के कानून को कहते हैं जी ये जो है वो मुल्क के लिए खतरा है। पीटीआई ने जो हशर इस मुल्क के लोगों का किया है, इस मुल्क के इदारों का किया है, इस मुल्क के गरीब लोगों का खास तौर पर किया है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। अपोजिशन के हाथ से वक्त रेत की तरह निकलता जा रहा है। 23 मार्च को मार्च का ऐलान करने वालों को होश के नाखून लेने चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने लाहौर में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात के दौरान कहा कि कानून हाथ में लेने की किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस मौके पर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना था कि हमारी हुकूमत ने सियासी इंतकाम की मनफी सियासत को ख़त्म किया। हम सियासत में रवादारी, बर्दाश्त और भाईचारे के कायल हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने आवाम के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने पर पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी को भी सराहा। मौजूदा हुकूमत लोगों को मामू बना रही है। पाकिस्तानी मॉडल और अदाकारा मिशी खान भी वफाकी हुकूमत पर बरस पड़ी। ट्विटर पर जारी वीडियो पैगाम में कहा कि मुझे समझ नहीं आती कि मौजूदा हुकूमत अपनी नाअहली छुपाने के लिए किस तरह के जवाब पेश कर रही है। अदाकारा ने मजीद कहा कि हुकूमत मुल्क का मुआवजा दूसरे ममालिक से ये कहकर कर रही होती है कि वहाँ पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया है, लेकिन हुकूमत वहाँ का रहन सहन भी तो देखे। मिशी खान ने कहा रोज़ी भी हुकूमत के ख़वातीनो हज़रात आकर हमें मामू बनाते हैं और निकल जाते हैं। आप लोग बस एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के MPA बिलाल यासीन पर हमला करने वाले मुल्ज़िमान की तस्वीर सामने आ गई। पुलिस ने 2 अहम किरदारों साजिद और मोहसिन नामी अफराद की शनाख्त कर ली है, जबकि फायरिंग के शुबे में 4 मुश्तबा अफराद को हिरासत में भी ले लिया है। उधर मियो अस्पताल में ज़ेर इलाज लीगी रहनुमा की कोरोना वैक्सीनेशन ना होने की वजह से डॉक्टर्स को इलाज में मुश्किलात का सामना है। लाहौर से देखिए वकार शौकत की ये रिपोर्ट। लाहौर में लीगी MPA बिलाल यासीन पर फायरिंग करने वाले हमला आवरों की तस्वीर सामने आ गई। एक हमला आवर ने सब्ज जबकि दूसरे ने सियाह जैकेट पहन रखी है। मुल्जिमान ने अपना चेहरा रुमाल से ढांप रखा था और हमले के बाद कुछ दूर जाकर चेहरे से रुमाल हटा दिए। मुल्जिमान की तस्वीर शनाख्त के लिए महकमा नादरा को भिजवा दी गई है। पुलिस ने 2 अहम किरदारों साजिद गर्मा और मोहसिन नामी अफराद की शनाख्त कर ली। दोनों मुल्जिमान ने असलहा फराहम किया और शूटर्स को फायरिंग के लिए भेजा। उधर पुलिस ने लीगी रहनुमा पर हमले के शुबे में 4 अफराद को हिरासत में ले लिया है। ज़राए
کے مطابق ان افراد سے مختلف پہلوؤں پر تحقیقات کی جا رہی ہیں، تاہم حتمی طور پر انہیں ملزمان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ میو اسپتال میں زیر علاج لیگی رہنما نے کورونا ویکسینیشن نہیں کروائی، جس سے ڈاکٹرز کو علاج میں دشواری کا سامنا ہے۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق ان کی فوری ویکسینیشن خطرناک ہے، انہیں 3 ہفتوں بعد کورونا ویکسین لگائی جائے گی۔ وقار شوکت، جی ٹی وی، لاہور۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں سے ANP کے مقامی رہنما عمر خطاب شرانی کے قتل میں ملوث بیوی سمیت 3 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ DPO نجم الحسنین نے ملزمان کو میڈیا کے سامنے پیش کر دیا۔ عمر خطاب کے قتل میں اس کی تیسری بیوی ملوث نکلی۔ عمر خطاب کے بلدیاتی انتخابات سے 1 دن قبل قتل کیا گیا تھا۔ DPO کے مطابق تیسری بیوی انیتا قاتلوں کی ساتھی تھی۔ DPO کا کہنا تھا کہ عمر خطاب کا قتل نہ سیاسی ہے اور نہ دہشت گردی۔ بیوی نے اپنے دوست عبدالحکیم کے ساتھ مل کر یہ گھنونا کھیل کھیلا۔ 2021 سفارتی حوالے سے بہت اہم تھا، وزارت خارجہ کی کارکردگی سے مطمئن ہوں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس، کہا پورا سال کوشش رہی افغانستان میں امن و استحکام ہو۔ کشمیر پر مظالم کو ہم مختلف فارمز پر اجاگر کرتے رہے ہیں، فلسطین سے متعلق ہماری پالیسی ہمیشہ واضح ہے۔ شاہ محمود قریشی نے مزید کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے منی لانڈرنگ روکنے سے متعلق امیر ممالک پر زور بھی دیا۔ اسلامی فوبیا کو بھی پاکستان نے اجاگر کیا۔ یہ 2021 کا جو سال تھا، میں پہلے عرض کر چکا، ڈپلومیٹکلی انگیجنگ سال تھا۔ ہماری خواہش پورے سال میں یہ جستجو جاری رہی اور جاری رہے گی کہ افغانستان میں امن ہو، استحکام ہو۔ ہماری جستجو جاری رہی کہ جو مسئلہ کشمیر ہے اور وہاں جو انسانی حقوق کو جس انداز میں پامال کیا جا رہا ہے، اس کو ہم مختلف فورمز پر اجاگر کرتے رہیں۔ پھر 2021 میں کچھ ایسے انیشیٹوز تھے جس میں وزیر اعظم نے اپنا کردار ادا کیا، جنہیں بین الاقوامی سطح پر وہ نمایاں بھی تھے اور انہیں پذیرائی بھی حاصل ہوئی۔ سوڈان کے وزیر اعظم عبداللہ حمدوک نے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ عبداللہ حمدوک نے ایک ٹیلی ویژن خطاب میں اپنے استعفے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ سوڈان کو جمہوریت کی طرف منتقل کرنے کے لیے ایک نئے معاہدے کی ضرورت ہے۔ سوڈانی فوج نے اکتوبر میں اقتدار پر قبضہ کرتے ہوئے عبداللہ حمدوک کو گھر میں نظر بند کر دیا تھا، لیکن نومبر میں اقتدار کی تقسیم کے معاہدے پر دستخط کرنے کے بعد انہیں بحال کر دیا گیا تھا۔ دوسری جانب فوجی حکمرانی کے خلاف سوڈان بھر میں مظاہرے جاری ہیں اور اس دوران سیکیورٹی فورسز نے 2 افراد کو ہلاک کر دیا ہے۔ کھیل کے میدان سے خبر شامل کرتے ہیں۔ قومی کرکٹر محمد حفیظ نے بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ پریس کانفرنس میں اپنے پہلے میچ کو یادگار لمحہ قرار دے دیا۔ محمد حفیظ کا کہنا تھا کہ فکسرز کے خلاف آواز اٹھانے پر چیئرمین PCB کے رد عمل سے دکھ ہوا، لیکن کبھی PCB کی شکایت نہیں کی۔ لاہور سے دیکھیے صبا پاشا کی رپورٹ۔ لیفٹ ہینڈرز کو تگنی کا ناچ نچانے والے کرکٹ کے پروفیسر محمد حفیظ نے عالمی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی۔ میری طرف سے آفیشیلی انٹرنیشنل کرکٹ کی ریٹائرمنٹ کا میں اعلان کرتا ہوں۔ پہلے میچ کو کریئر کا یادگار لمحہ قرار دیا۔ ورلڈ کپ میں بھارت کے خلاف وننگ اسکواڈ کا حصہ ہونے پر بھی فخر ہے۔ سب سے یادگار لمحہ میری زندگی کا وہ ہے جب میں پاکستان کے لیے پہلا میچ کھیلا۔ حفیظ نے فکسرز کے خلاف آواز بلند کرنے پر اس وقت کے PCB چیئرمین کے رد عمل کو دکھ بھرا لمحہ قرار دیا۔ میری زندگی کا لو ترین جو تھا وہ لمحہ وہ تھا جب مجھے یہ سننے کو ملا کہ مجھ جیسا ایماندار شخص جو پاکستان کے نام کے لیے ہمیشہ کوشش کرتا رہا کہ وہ اوپر رہے، اس کو یہ جواب ملا کہ اگر آپ نے کھیلنا ہے تو آپ کھیل لیں، وہ لوگ تو کھیلیں گے۔ تو دیٹ واز سم تھنگ آئی آلویز فیل کہ اس نے مجھے ہمیشہ تکلیف پہنچائی۔ پروفیسر کہتے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ کو خیر آباد کہہ رہا ہوں، لیکن جب تک ہمت ہے لیگز میں ان ایکشن رہوں گا۔ صبا پاشا، GTV نیوز، لاہور۔ اور اب کچھ بات کریں گے موسم کی۔ ملک بھر میں کڑاکے کی سردی کا راج ہے۔ وادی کوئٹہ میں صبح سے ہی رم جھم برسات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں کل سے بارش کا امکان ہے۔ اسلام آباد میں بھی آسمان سیاہ بادلوں کی لپیٹ میں ہے۔ سوات اور کلام سمیت بالائی علاقوں میں ٹھنڈ نے دانت بجا دیے۔ بلوچستان کے پہاڑی علاقوں میں بھی بارش اور برف باری کی پیش گوئی ہے۔
जाड़े ने मुल्क भर में अपना रंग जमा दिया है। बादल बरसाने वाला मगरिबी हवाओं का नया सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल हो गया। कोयटा में बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। कलाट डिवीजन में दर्जा हरारत बदस्तूर मनफी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान कोयटा, हरनाई, कोहलो, जोब, बारखान, जियारत, पशीन, गवादर और लसबेला समेत बेशतर अजला में बादल जमकर बरस सकते हैं। मौसम का हाल बताने वालों ने कराची समेत सिंध भर में भी 5 और 6 जनवरी को बरसात की नवीद सुना दी है। महकमे मौसमियात का कहना है कि कराची, हैदराबाद, सखर, लाड़काना, कंबर, शहदाद कोट, बदीन, ठट्टा, टंडोलायार, उमर कोट और थरपारकर में शदीद बारिश का इम्कान है। उधर लाहौर में मौसम सर्द है। महकमे मौसमियात ने लाहौर में कल शाम से हल्की बारिश की पेशगोई की है। इस्लामाबाद में आसमान पर काले बादलों का राज है। सवात, कालाम समेत खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में सख्त सर्दी ने लोगों के दांत बचा दिए, जबकि गिलगित और स्कर्दू में भी गैर मामूली ठंड ने डेरे डाल रखे हैं। देखते रहिए GTV न्यूज़।